हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे, जिसमें न्यू सेट की अपन प्रैक्टिस कर रहे थे। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें अपन ने नई सीरीज स्टार्ट की थी एनटीपीसी की, जो आंसर की आई थी उसके लिए। ठीक है, तो दोनों मिक्सअप में करेंगे, न्यू क्वेश्चन भी करेंगे और पीवाईपी भी करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, यदि एक पेड़ के शीर्ष से एक मैदान के एक बिंदु का अवनमन कोण आपको दे रखा है 17 डिग्री, तो उस बिंदु का अपन को क्या पूछा है, उन्नयन कोण दे रखा है। तो मान लो कि ये पेड़ है, ये पेड़ का शीर्ष पॉइंट है, तो इस पेड़ का शीर्ष पॉइंट है, तो इसका जो अवनमन कोण होगा ये डिग्री दे रखा है अपन को। कितना डिग्री? 17 डिग्री दे रखा है, ये सुनो। तो ठीक है, तो ये एंगल पूछा है, ये थीटा बताओ। तो आप लोगों को ये पता होगा कि देखो, ये पहले लाइन होती है, तो यहां से जो ये एंगल अगर आपके पास थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होता है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण से ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो थीटा का मान अपने पास 17 डिग्री है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा अपने पास, 17 डिग्री। तो ये थीटा क्या निकला, ये उन्नयन कोण निकला है। ठीक है, ये उन्नयन कोण निकला है। और ये क्या निकला है अपने पास, अवनमन कोण। ये क्या निकला है, अवनमन कोण। ठीक है, तो क्या पूछा है अपने पास, अवनमन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योग अपन को 15 डिग्री दे रखा है, सॉरी 15 दे रखा है, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। तो पहले वो तीन संख्या मान लो, क्रमागत मान लिया कि मैंने, पहली संख्या अक्स है, दूसरी संख्या मान ली मैंने अक्स प्लस 1 मान ली, और जो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी क्रमागत मानना है, तो अक्स प्लस 2 हो जाएगी। मतलब क्रमागत मानना है, क्रमागत मतलब जैसे एक हो गया, इसकी अगली वाली संख्या कौन सी होगी, दो, इसकी अगली वाली संख्या कौन सी होगी, तीन, इसकी अगली वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, चार। क्रमागत मतलब देखो, प्लस का 1 का गेप है, प्लस 1 का गेप है, प्लस 1 का गेप है, मतलब अपने रेगुलर संख्या मान लो। तो ऐसे क्रमागत संख्या मान ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इनका योग करेंगे। जैसे अक्स हो गया, अक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस अक्स प्लस 2 हो जाएगा, तो इनका योग मुझे दे रखा है कितना, 15। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू बता दोगे ना, कितना हो जाएगा, देखो 1 अक्स प्लस 3 एक्स हो जाएगा, यहाँ से 3 एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 15। ये सुनो, अब जो अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसे बता दो कितना हो जाएगा। यहाँ से देखो, 15 में से 3 गया तो कितना हो गया, 12, और डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से, तो मुझे पास अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, ये बताओ मुझे। यहाँ पर ये पूछा है कि मध्य संख्या कौन सी होगी, ये होगी। तो अगर इसका मुझे वर्ग पूछा है, तो मुझे इसका वर्ग पूछा है, तो मुझे अक्स की वैल्यू पता लग गई, 4 प्लस 1। 4 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 25। तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो, यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूं, तो देखो 3 से 2 टाइम करूंगा तो 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास, 7/2। ये सुनो, यहाँ से देखो कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ से 21/5। तो इसको सोल्व करो, देखो 10 सा एक टाइम, 10 को एक टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 1, 10। 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। तो कितना हो जाएगा, 11/10। अब देखो, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 10। 2 से कितना हो जाएगा, 5 टाइम। 7 से कितना हो जाएगा, 35। 5 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम। 21 से कितना हो जाएगा, 42। 21 दूनी 42 होता है ना। 10 से एक टाइम हो जाएगा, 10 से 11 टाइम। यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 35 प्लस 42 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 88। 88/10। तो यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा, 2 से ऊपर कटेगा तो कितना होगा, 44/5। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, देखो 5×40, फिर चला जाएगा 4 से 5, 4/5, 8 से 4/5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको सोल्व ही करना था, इसमें कोई रूल वगैरह नहीं लग रहा था। कौन सा लग रहा था, बस ओनली फॉर ये फ्रैक्शन वाला रूल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, यहाँ पर एक रूल समझ लो, मुझे इसे बता दो। अगर ये आपको ऐसे दे रखा है कि जैसे ये सर्कल है, इसमें से ये एक लाइन जा रही है और इसमें से ये एक लाइन जा रही है। इस एंगल, ये लाइन है ए, ये लाइन है बी, ये है पी, ये लाइन है सी, ये लाइन है डी। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये थ्योरम होती है, जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो होता है क्या, पीबी, पीबी मल्टीप्लाई पीए बराबर क्या होता है, पीडी मल्टीप्लाई क्या होता है, पीसी। ये थ्योरम होती है। अगर ये जिसको पता है, वो इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेगा। कैसे? इसको कैसे याद रखता हूँ, इसको याद करने का तरीका समझो। देखो, मैं से बोलता हूँ आप लोगों को, जैसे ये छोटा बड़ा पार्ट होता है, बाहर वाला, तो पीबी और टोटल पार्ट। ठीक है, पीबी और टोटल पार्ट, ये देखो पीडी और टोटल पार्ट। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है। अब मुझे से बता दो, पीबी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, मुझे नहीं दे रखी है। पीबी की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे नहीं दे रखी, तो मैंने मान लिया कि अक्स है। टोटल पी ए की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 15 है। ठीक है, ये सुनो, पीडी की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दे रखी है, और सीडी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 4। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, कौन सा, कि पीबी मल्टीप्लाई पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पीडी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पीसी। तो क्वेश्चन में पीबी की वैल्यू अक्स है अपने पास, पी ए टोटल 15 दे रखा है, पीडी कितना है अपने पास, 6 है, पीसी की वैल्यू देखो 6 और 4 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 10।
यहाँ से इसको सोल्व कर लो, या अगर इसको सोल्व करते हो तो मुझे बता दो कितना हो गया। देखो 5 से 3 टाइम हो जाएगा, 5 से 2 टाइम हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और अक्स ही अपन ने क्या माना था, पीबी माना था। यस और नो। अब अपन को किसकी वैल्यू पूछा है क्वेश्चन, देखो पीबी की वैल्यू नहीं पूछा, एबी की वैल्यू पूछा है। तो एबी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल पार्ट पीए है, अगर इसमें से आप पीबी माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, पीबी माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, एबी बचेगा। तो टोटल पार्ट पीए है तो 15, 15 में से आप पीबी माइनस करोगे 4, तो आपके पास एबी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 11। तो एबी की वैल्यू पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। इसमें समझने की वाली बात कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को ये थ्योरम पता होनी चाहिए कि पीबी मल्टीप्लाई पीए बराबर क्या होता है, पीडी इंटू पीसी। इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अरविंद के पास 650 किग्रा गेहूं है, जिसका एक हिस्सा 9% के लाभ पर बेचता है और जो शेष हिस्सा बचा उसको 19% के लाभ पर बेचता है। तो कुल मिलाकर टोटल उसको 15% के लाभ पर बेच रहा है। तो अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा बताना। अब आप लोगों को यहाँ से आइडिया तो लग गया होगा, इसमें क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन कैसे लगेगा, देखो 1% को तो इतना बेच रहा है, दूसरे परसेंट को इतना बेच रहा है और ओवरऑल इतना बेच रहा है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन में कि भाई एक को इतने में बेच रहा है, दूसरे को इतने में बेच रहा है, ओवरऑल इतने में बेच रहा है, तो इसमें आप ऐसे सोचा हो कहीं एलिगेशन तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पे बोलूंगी फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है। सेकंड पार्ट बोलता हूँ, यहाँ पर 19% का लाभ हो रहा है सेकंड पार्ट पर, ये सुनो। ओवरऑल पार्ट बोलूंगा तो यहाँ से कितना लग रहा है, 15% लग रहा है, मतलब 15 का लाभ हो रहा है। समझ में आया यहाँ से। यहाँ से अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो यहाँ से मुझे बता दो, 19 में से 15 गया तो मेरे पास कितना आ गया, पहला पार्ट 4 आ गया। 15 में से 9 गया तो मेरे पास दूसरा पार्ट कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका रेशियो में बटेगा ये टोटल जो गेहूं है, इसमें फर्स्ट पार्ट पर तो कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब जो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हो जाएगी वो 4 के रेशियो में बटेगा, सेकंड पार्ट की वैल्यू किसमें बटेगा, 6 के पार्ट में बटेगा। समझ में आया। अगर मुझे ये बता दो, ये समझ में आ जाएगा तो यहाँ तो देखो, या तो देखो 6 4 इसको सिंप्लीफिकेशन कर लो, लेकिन यहाँ से 10 बन रहा है तो मैं काटूंगा नहीं, ठीक है। मुझे बता दो 650 है तो टोटल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 4 + 6 10 दे रखी है। अब क्या पूछा है, अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर बेचे गया, तो 9% के लाभ पर बेचे गए हिस्सा कौन सा है, 4। तो 4 की वैल्यू बतानी है। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9% के लाभ पर बेचा गया हिस्सा कौन सा हो जाएगा, देखो 5 के 20 हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौके 24 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 26, तो 260 केजी का हो जाएगा, 9% के लाभ पर बेचा गया हिस्सा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखो, अपन को दे रखा है, देखो ए बाई बी, यहाँ पर दे रखा है ए बाई बी बराबर है क्या, सी बाई डी। यहाँ पर बराबर दे रखा है ई रेशियो एफ, ये बराबर दे रखा है अपन को 2:3। तो यहाँ से देखो ए रेशियो बी किसके बराबर है, सी रेशियो डी के बराबर है। ई रेशियो एफ किसके बराबर है, 2:3 के। मतलब ये सारे इक्वल है, किसके बराबर है, 2:3 के बराबर है। तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए बराबर सी बराबर ई, ये रेशियो हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। बाकी बी बराबर डी बराबर एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ये चीज। जिसको ये समझ में नहीं आया वो ऐसे ऐसे समझ सकता है यहाँ से, जैसे ए रेशियो बी मतलब ये होता है। तो अगर ए रेशियो बी का मतलब ये होता है तो ये भी तो इसके बराबर है, मतलब ये 2/3 के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता लगे, आपकी ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर 2 रखा है, बी की वैल्यू कैसे रखा है, 3। इसी प्रकार से आप सी बाई डी लिख सकते हो कि सी बाई डी भी किसके बराबर है, 2:3 के बराबर। तो सी की वैल्यू भी 2 रख दी मैंने, सी की वैल्यू भी 2 रख दी और डी की वैल्यू कितनी रख दी, 3 रख दी। ऐसे आप ई रेशियो एफ की वैल्यू रख लेना। अब यहां से मैं से बताता हूँ, देखो आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है कि पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, ये रेशियो लेना है किसका अपन को, पीबी, पीबी प्लस क्यू डी, और रेशियो लेना आर एफ की। अब मुझे से बता दो, आपके पास ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, पी इसकी वैल्यू रख दो आप यहाँ से क्वेश्चन में। देखो मैं पी को पी रखता हूँ यहाँ पर एंड बी की वैल्यू रख देता हूँ, जो ए की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर 2, तो 2 पी हो जाएगा। समझ में आया यहाँ से। देखो क्यों एज इट इज रखता हूँ, सी की वैल्यू में यहाँ 2 रखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 क्यों हो जाएगा, प्लस आर की वैल्यू एज इट इज रखता हूँ यहाँ पर, ई की वैल्यू 2 है तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 आर हो जाएगा। नीचे रखो, देखो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो यहाँ जो आएगा 3 पी, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 क्यों, प्लस कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 आर। अब ऊपर वाले में तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा देखो पी प्लस क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर, ये हो जाएगा। नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर। देखो ये कट जाएगा तो अपने पास जो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2:3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। इसमें समझने वाला बस एक ही था, क्या था कि अगर आपको ये पता लग गया कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसमें आपने डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया, बस ए की वैल्यू रखा, सी की वैल्यू रखा, ई की वैल्यू रखा। नीचे वाले में किसकी वैल्यू रखा, मैंने बी की रखा, डी की रखा, एफ की रखा। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें से मैंने ऊपर वाले में 2 कॉमन दिख रहा तो मैंने 2 ले लिया बाहर,
अंदर क्या बच गया, पी प्लस क्यू प्लस आर बच गया। इस वाले नीचे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिख दिया पी प्लस क्यू प्लस आर। जो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास क्या, 2/3, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने ये दो बार बता दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 60 मिनट और 80 मिनट में भर सकते हैं, जबकि जो तीसरा पाइप है 120 मिनट में क्या कर सकता है, उसको खाली करता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। देखो एक टैंक मान लेता हूं मैं, एक 60 मिनट में भरता है। दूसरा टैंक है वो बी है, वो 80 मिनट में भरता है। और एक टैंक सी है, ये पूरी तरह खाली कर देता है कितने मिनट में, 120 मिनट में। तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपको एलसीएम लेना। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम बता दो मुझे कितना हो जाएगा, 240 दिख रहा है। देखो अगर इसकी एफिशिएंसी चाहिए मुझे कितना हो जाएगा, देखो 6 से अगर 240 को 60 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 4। मतलब एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4। मतलब 4 यूनिट भर देगा 1 मिनट में। समझ में आ रहा है। यहां से अगर 80 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब अगर ए प्लस बी और सी खाली करेगा, तो यहां से कितनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, देखो 4 + 3 - 2, 4 × 3 = 7, 7 - 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 5। मतलब अगर ये तीनों साथ खोले रहते हैं तो ये 1 मिनट में 5 यूनिट बढ़ते हैं। तो इतना यूनिट बढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, 240 में डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो मेरे पास कितना हो गया, देखो कितना हो गया, 5 × 5 = 20, ठीक है, और 5 × 40, ठीक है, 48 मिनट हो जाएगा ना। तो यहाँ से कितना हो गया, 48 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ये बोला कि 100 लीटर दूध को 40 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात में अंतर बताना है। मुझे से बता दो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा। देखो 100 लीटर तो दूध है और 40 लीटर पानी मिला दिया, तो मेरे पास जो मिक्सर हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 140 लीटर हो जाएगा। समझ में आया इतना, इतना समझ में आ गया। तो मुझे से बता दो मिल्क कितना हो जाएगा इसमें। टोटल देखो मिल्क मेरे पास 100 है, टोटल कितना है मेरे पास 140, तो यहाँ से जो मिल्क हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा, 5/7 लीटर, ठीक है। मेरे पास वाटर बताओ, वाटर कितना हो जाएगा, देखो टोटल वाटर कितना है 40, टोटल मिक्सर कितना है इतना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 2/7। अगर मुझे ये बता दो, अब देखो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा बताओ। यहाँ से डिफरेंस बताना है, क्या बताना है मुझे, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना है तो मुझे बता दो, 5/7 वाटर है और सॉरी मिल्क है ये, और वाटर निकालना है तो कितना है, 2/7। इनका डिफरेंस ही पूछा है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/7। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये 3/7, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे से गति के विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है। ट्रेन की लंबाई अपने पास ये दे रखा है 390 मीटर। व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताना। देखो डिस्टेंस अपने के पास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 390 मीटर, ठीक है। अब 90 मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब भी रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, मान लो कि एक इधर जा रहा है एक इसके अपोजिट में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑलवेज कितनी होती है, प्लस होती है। देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 48, और ये बोला गया कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, 48 + 6। 48 + 6 करोगे यहां से तो आपके पास कितना हो जाएगा, 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन आपको निकालना है किसमें, मीटर पर सेकंड में निकालोगे, तो मीटर पर सेकंड में निकालोगे तो कितना हो गया, देखो 54 और 5/18, तो 18 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी मेरे पास, कितना निकल के आएगी, 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो आपके पास क्या है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो अपने पास कितना है, 390 है, टाइम कितना दे रखा है, 15। अगर इसको सोल्व करना है तो कर लो। देखो इसमें कितना चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 × 6 = 90 हो जाएगा, तो 26 सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 26 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यापारी ने कुछ खिलौने 90 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचे और 20% का लाभ अर्जित किया। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रति खिलौने का विक्रय मूल्य बताना। देखो एक तो इसको आप 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, इसको कुछ भी डाटा यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे से बता दो 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है 2/5। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 5 रहा होगा तो आपको सेलिंग प्राइस मतलब आपको 7 की वैल्यू चाहिए। ये सुनो इतना एग्री करते हो, क्योंकि मुझे 40% के लाभ पर जो वस्तु बेचेगा उसकी तो वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 का मल्टीपल क्वेश्चन में चेक करो, क्या ये है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओनली फॉर ऑप्शन एक है। तो अपने एक ऑप्शन नंबर एक को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बाकी इसको सोल्व कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मुझे से बता दो, यहाँ से देखो 90% रुपए में बेचा, मतलब आपके पास जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 90 रुपए दे रखा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपके पास, 90 रुपए दे रखा है।
अगर सेलिंग प्राइस 90 रुपए दे रखा है तो कितने रुपए में बेचा होगा? 20% के लाभ पे बेचा होगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बता दो कितना होता है? 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 5, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा मेरे पास? 6। क्वेश्चन में 6 की वैल्यू दे रखी है, 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। मुझे 7 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 7 की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया? देखो 15। और जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पास वो कितना हो जाएगा? 15 × 7 कितना हो जाएगा? 105। तो यहाँ से भी यही आंसर आएगा, और यहाँ से एक लाइन में भी ऐसे ही आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इजी था इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि कई बार शिफ्ट में पूछ लेता है। राम ने 2 पासा एक साथ फेंके, 2 पासे फेंकेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट आएंगे वो माइंड में रहना चाहिए। पासे की संख्याओं का योग 10 से अधिक, 10 से अधिक होने और पासे की संख्या का योग 3 से विभाजित होने की प्रायिकता का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले मैं इसे बोलता हूँ योग 3, योग क्या होना चाहिए? 10 से अधिक। अब 10 से अधिक होगा तो कौन कौन से में आ सकता है? यहां से देखना, अगर आपको प्रायिकता का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो मुझे बता दो। अगर 2 पासे को फेंकोगे तो कैसे रिजल्ट आएंगे? जैसे एक एक बार तो एक एक आ सकता है, फिर एक दो आ सकता है, ऐसे रिजल्ट लिखते हैं ना। तो इनका योग देखो, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर इनका 3 आ रहा है, तो ऐसे अपन 10 से अधिक निकालना है। तो देखो मुझे ऐसे भूल जाओ, देखो लास्ट में जैसे 4 4 करोगे तो 8 आ सकता, मतलब 1 से लेके 4 तक तो ये तो भूल जाओ। फिर देखो 5 से 1 आओगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ से देखो 5 5 आएगा, मतलब 5 5 10 आ रहा है, मतलब 10 से बड़ा लेना है। तो यहाँ से ले लो, देखो सबसे पहला रिजल्ट 5 और 6। इसके बाद में कौन सा लोगे आप? इसका उल्टा ले लो, 6 और 5। और एक कौन सा ले लो? 6 और 6 ले लो। ये 3 रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जिनका योग क्या होगा? 10 से अधिक होगा। बाकी कोई भी रिजल्ट 10 से अधिक नहीं होगा। तो यहां से टोटल रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। समझ में आया? अगर मुझे इसे बता दो 3 से विभाजित होने के लिए, 3 से विभाजित होने वाले संख्या बताना है, 3 से, ठीक है, 3 से विभाजित वाली संख्या बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? यहां से बताओ, जिनका योग 2 और 1 3 होना चाहिए। मतलब देखो यहां से पहले लिखा मैंने 1, 2 और 1 3, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा ना। अगर योग करेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखो 1 और 3 नहीं होगा, क्योंकि 4 4 में 3 का डिवाइड नहीं जाता। फिर 1 और 5 करूंगा, 1 और 5 करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा। समझ में आएगा? क्योंकि 6 होता है, 6 में 3 का डिवाइड जाता है। फिर देखो 1 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 7 में 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर देखो 2 और 1 आ जाओ, 2 और 1 हो जाएगा। ऐसे ही करो, 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 और 4 आ जाएगा। फिर देखो 3 और 3 आ जाएगा। समझ में आया? फिर देखो 3 और 6 आ जाएगा। फिर देखोगे तो 4 और 2 आ जाएगा। फिर 4 और 5 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 5 और 1 आ जाएगा। फिर देखो 5 और 4 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 6 एंड 3 आ जाएगा, एंड 6 एंड 6 आ जाएगा। तो ये टोटल रेट कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएंगे। अब बोला इनका अनुपात ही बताना है। तो पहले वाले का अनुपात कितना है? 3, और दूसरे वाले का अनुपात कितना आ गया? 12। मतलब इनकी प्रायिकता निकालनी, इसकी प्रायिकता 3 है, इसकी प्रायिकता 12 है, तो इन दोनों का प्रायिकता का अनुपात बताना है। तो कितना हो जाएगा? 1:4 आ जाएगा हमारे पास। 1:4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, मतलब ये लगाना अपना ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया होगा? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे लिख के देख लेना कि 1:1 हो जाएगा, फिर 1:2 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। ऐसे पूरे रिजल्ट लिखना, और फिर भी देखोगे तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिख दिया? देखो मुझे पता है कि 1 और 2 करूंगा तो मेरे पास 3 आएगा। फिर मैं 1 और 3 करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा, वो हटा दूंगा। 1 और 5 करूंगा तो मेरे पास ये मिल जाएगा। फिर 1 और 6 करूंगा तो 7 आएगा, तो वो हटा दूंगा, क्योंकि 7 आ रहा है तो मतलब 3 से डिवाइड होगा नहीं। तो मैं वही चीज रखूंगा यहाँ पर जो 3 से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखो ये इजी था, इसमें थोड़ा सा ये 30 सेकंड का समय लगेगा, इसलिए आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब शंकु के छीनने की तिर्यक ऊंचाई अपन को 35 सेंटीमीटर दे रखा है, दोनों वर्ताकार भाग की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दे रहा है। शंकु के छीनने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। छिन्नक क्या होता है? एक प्रकार का शंकु तो होता है। जैसे मान लो कि ये क्या है? शंकु होता है। आप लोगों को शंकु तो पता होगा, ये शंकु होता है। छिन्नक में क्या होता है? इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये उड़ा दिया जाता है, ये उड़ा दिया जाता है, तो अपने पास जो छिन्नक बनता है वो कैसे बनता है? इस प्रकार से बनता है। तो यहां से देखो ये सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये सर्कल हो जाएगा। ये होता है छिन्नक। अब इसका कर्व्ड एरिया निकालता है। तो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है ना शंकु का। तो इसका पाई आर एल क्यों होता है? ये आर रेडियस क्यों होता है? क्योंकि एक रेडियस के कारण आता है, एक सर्कल रहता है, ऊपर वाले में रेडियस नहीं होता। देखो यहाँ पर देखो एक रेडियस ये आएगी, एक रेडियस ये आएगी। तो यहाँ पर देखो देखो पाई आर एल, ये मान लीजिए आपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया, तो जो छिन्नक का उसका कैसे निकालोगे? देखो पाई, और इसमें दो रेडियस आ जाएगी, एक तो ये कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो यहाँ पर लिख दो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इंटू एल। ये क्या आ जाएगा? शंकु का जो छिन्नक हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया होगा? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में? अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू मैंने रख दिया 22/7, ठीक है। कैपिटल आर दे रखा मुझे 42, प्लस स्मॉल आर दे रखा 26, मल्टीप्लाई दे रखा एल, जो स्लांट हाइट होती है वो दे रखी है अपने पास 35। तो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना? 5 टाइम 7 5 35 हो जाएगा ना यहाँ से।
अगर ये 7 से 5 टाइम चला जाएगा, मुझे बता दो 42 प्लस 26, मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 68 मल्टीप्लाई 5। अब देखो यहाँ से आप कैलकुलेशन की ट्रिक समझा करो। देखो मुझे 22 दिख रहा है, मुझे 11 दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे 5 दिख रहा है, मतलब इसको 2 हटाऊंगा तो यहाँ से 2 हटाऊंगा और इस 5 को दे दूंगा तो मेरे पास 10 बन जाएगा। एक तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 22 × 68 करोगे, फिर 5 करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं तो बोलूंगा इस 22 में से 2 हटाया, उस 5 को दे दिया तो इसको 10 बना दिया, तो ये हो जाएगा। अब देखो 11 × 68 करना इजी है, क्योंकि देखो 11 को किसी भी संख्या से गुणा करना इजी होता है। तो देखो 8 हो जाएगा, 8 अच्छा कितना होगा 14 हो जाएगा, यहाँ से 14 का 1 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और लास्ट डिजिट 0 है तो डिजिट 0 लगा दिया, तो ये संख्या हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा 7480। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। मैंने एक एक तरीका से कैसे एग्जाम में सोल्व करना है, कैसे सोचना है। यहाँ पर देखो आप ऐसे मत सोचो कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, आप अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो ऐसे नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, समझाने में टाइम लगता है तो उसको आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें अगर यदि विकर्ण में से एक विकर्ण दे रखा 6 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल बताना है। तो समचतुर्भुज का जो भी क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जब विकर्ण दे रखा होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, जिसमें d1 मल्टीप्लाई क्या होता है d2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन को दे रखा 21 मल्टीप्लाई दे रखा 1/2, d1 दे रखा 6 और d2 अपन को निकालना है। देखो 2 से कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम, 3 से कितना हो जाएगा 7 टाइम। जो d2 निकल के आया, जो दूसरा विकेट निकल के आया अपने पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब ये क्वेश्चन समझो मेरे पास, अगर ये क्वेश्चन दे रखा आपको एग्जाम में आ जाए तो इसको कैसे सोचोगे। एक बच्चा तो ये सोचेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 10, और एक x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा 8, आपको निकालना x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक तो रखने की ट्राई करेगा, इसमें वैल्यू पुट करने की ट्राई करेगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, मुझे पता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से मैं घटाऊं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाए, और जोड़ने पर मेरे पास कितना आ जाए बताओ 10 आ जाए। तो मैं ऐसे करता हूँ कि अगर 9 माइनस 1 करता हूँ तो मेरे पास 8 आ जाता है, और 9 प्लस 1 करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 10 आ जाता है। मतलब मेरे पास दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब x की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 1, मतलब यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। एक तरीका तो ऐसे हो सकता है। दूसरा तरीका कैसे सोचोगे यहाँ से, दूसरा तरीका है कि देखो x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास दे रखा 10, और x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास दे रखा 8। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। देखो दोनों इक्वेशन में जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो इसमें रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपको चाहिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई 1, यहाँ से कितना हो जाएगा 81। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम में दो बेस्ट अप्रोच है। आप वैल्यू पुट से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब मैंने बताया था, बहुत पहले बताया था कि मानक विचलन दे रखा है और जनसंख्या विचलन। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि आप ये समझ में नहीं आया कि भाई जनसंख्या विचलन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये वेरिएंस ही दिया हुआ है। इसको पॉपुलेशन वेरिएंस को अपन पॉपुलेशन वेरियंस, जो पॉपुलेशन और वेरिएंस भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि जो वेरिएंस का रूट ही तो होता है। ठीक है, वेरिएंस का क्या होता है, रूट ही तो होता है। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इक्वल टू मेरे को वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अब अगर स्क्वायर दे रखा है तो इधर क्या हो जाएगा, एक अगर इधर रूट दे रखा है, इधर तो इधर रूट दे रखा है, वेरिएंस का मान निकालना है, तो इधर मैं क्या कर दूंगा बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी वेरिएंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 100, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ए कौन सा होता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो यहाँ पर देखो दो तरीके से है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बेस्ट तरीका होगा वो चीज बताऊंगा। एक तरीका तो क्या होगा, देखो यहाँ पर पोस्ट कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर 4/3 दे रखा ना आपको। कोट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 4/3। मतलब आप कोस थीटा की जगह 4 रख दो, साइन थीटा की जगह क्या रख दो 3 रख दो, और इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे दूसरा तरीका बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है 5 साइन थीटा माइनस का 3 कोस थीटा इक्वल टू दिख रहा है 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। अब मुझे ये देखते ही क्वेश्चन में याद आया कि मुझे पता है कि देखो यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करता हूं तो मेरे पास क्या आता है कोट थीटा आता है। समझ में आ रहा है। अगर इस इक्वेशन में मैं पूरी इक्वेशन में साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे इसमें कोट थीटा बनाना है। अगर इस ऊपर वाले में कोट थीटा साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ से कितना बचेगा मेरे 5, और यहाँ पर देखो कॉमन लेना मतलब किसी चीज में डिवाइड कर रहे हो, तो इसमें कोस थीटा में साइन थीटा का डिवाइड करोगे, मतलब आप ऐसे लिखोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कोट थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 3 कोट थीटा। समझ में आया। ठीक है, यहां पर लिखोगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा
और ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 + 3 cot थीटा। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब कोट थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 5 - 3 इंटू कोट थीटा की वैल्यू है 4/3, यहाँ पर रख दो 5 + 3 × 4/3। देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 5 में से एक 4 गया तो मेरे पास कितना बचेगा 1 बचेगा, और 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर हम तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते। आप लोग मेरी बात समझो अच्छे से कि अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो देखो 5 × 4 इसको सोल्व करते इसमें भी टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं समझू कई बार वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी हार्ड आ जाती है, तब दिक्कत आता है। अगर मैं आप इस सोच के आपको एग्जाम में ये नहीं करना कि आपको साइन थीटा कॉमन, आपको मन ही मन में कॉमन लेना है, बस आपको डायरेक्ट ये लिखना है कि 5 × 3 इंटू आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये हट जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर कोट थीटा बचेगा, तो मेरे पास ये डायरेक्ट लिखूंगा और यहाँ से आंसर निकालूंगा। समझ में आया? बाकी ऐसे भी कर सकते हो इस इक्वेशन को। क्या रखोगे कि कोस थीटा की जो कोस थीटा उसकी जगह 4 रख देना, साइन थीटा की जगह 3 रख देना, आंसर सेम ही आएगा 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आपको एक चीज पता होगा तो आप इजीली कर लोगे। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो चीज बताता हूँ। देखो ट्रायंगल बोल रहा है एबीसी, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बना लो एबीसी। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया ये देखो, AC और BC बराबर है, तो आप AC एंड BC बराबर बना दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब बोला ABC ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है। तो मुझे ये बता दो, आप लोगों को ये चीज पता होगा कि अगर कोई ट्रेंगल है, ये है A, ये है B, ये है C, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं अपने पास बराबर होते हैं। तो देखो ये दोनों भुजा AC और BC बराबर है, तो ये एंगल भी मेरे पास कितना डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। एग्री करते हो? ये सुनो, देखो BC को D तक बढ़ाया तो ये BC भुजा इसको मैंने D तक बढ़ा दिया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे मुझे बता दो कि BC को D तक बढ़ाया गया कि BC बराबर क्या हो जाएगा अपने पास CD हो जाएगा, मतलब जितना BC होगा उतना ही क्या होगा ये CD होगा। समझ में आ गया कितना बोला गया? तो BAD मतलब ये इसको मिलाने के लिए बोल रहा है कि BAD ये एंगल बताना, ये एंगल बताना BAD टोटल एंगल, मतलब अपने पास 50 डिग्री है, आपको ये एंगल बताना है। बाकी और भी इजीली कर सकते हो, तरीका बहुत है, लेकिन यहाँ पे इजीली इसको कैसे सोचोगे। यहाँ से मुझे से बता दो, एक चीज बताया था मैंने आपको कि किसी भी ट्रायंगल में मान लो कि जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? ऑलवेज 90 डिग्री का बनता है। कैसे बताया था मैंने? मान लो कि ये कोई लाइन है, इसको मैं इक्वल पार्ट में तोड़ देता हूँ, मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी। तो अगर इसको इस दोनों टिप को पॉइंट को यहाँ से मिलाते हो तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज बताना चाह रहा हूँ, और ये मैंने पहले बता रखी थी। तो मुझे से बता दो, देखो ये भुजा BC CD और ये AC, तो ये भुजा बराबर दिख रही है, तो मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। देखो 50 हो गया तो बचा एंगल कितना डिग्री का? 40 डिग्री का बचाना। तो अपने को बताना ही पूरा BAD है, तो अपने को यहाँ पर जरूरत ही नहीं, तो कौन सा डिग्री हो जाएगा? यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी इसमें 40 निकालना है तो कैसे निकाल सकते थे? मुझे बता दो, कोई 50 हो गया, 50 हो गया, तो मुझे बता दो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना, क्योंकि अपन जो इंटरनल जो बाह्य कोण होता है अपोजिट एंगल के क्या होता है? सम के बराबर होता है, तो ये 100 हो जाएगा। तो देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पर अक्स मान लो, अक्स मान लो, तो अक्स की वैल्यू निकालोगे तो फिर ऐसे निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इजिली क्या कर दोगे, यहाँ से 90 डिग्री निकाल के इजिली आंसर इसका निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखो एपीजीपी का सवाल आ गया। यहाँ पर देखो ये पद दे रखा है आपके पास, 100 दे रखा है, 95 दे रखा है, 90 दे रखा है, 85 दे रखा है, डेज डेज चल रहा है। आपको कौन सा पद बताना है? 21वां पद बताना है। यहाँ से मुझे इसे बताओ, सबसे पहले आपको ए क्या है, ए क्वेश्चन में क्या गिवन है? 100। डी बताओ, डी क्या होता है कि जो ये A1 पद होता है, ये A2 पद होता है, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो अगर 95 में से 100 निकालोगे तो आपके पास जो डी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आ गया, मुझे ये बता दो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब आपका n कितना निकालना है? n बराबर 21वां पद निकालना है ना, तो a 21वां पद निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो प्रथम पद कितना है मेरे पास? 100 है, प्लस n कितना है? 21 माइनस 1, और d कितना है मेरे पास? माइनस का 5। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 21 माइनस a कितना हो जाएगा? 20। 20 इंटू 5 माइनस का कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस का 100 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से जो 21वां पद आ जाएगा मेरे पास कौन सा आ जाएगा? 0। तो जो 21वां पद होगा वो कौन सा हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो ये एज का रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ से मुझे ऐसे बता दो क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहले। एक पिता और उसकी पुत्र के आयु का योग दे रखा है 49। उनका आयु का अनुपात 5:2 दे रखा है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताना।
देखो टोटल आयु कितनी दे रखी है 5 49, और रेशियो में टोटल कितनी है अपने पास 7, तो 7 की रेशियो की वैल्यू है 49 की वैल्यू है। पुत्र की पूछा तो अपने पुत्र से ही कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 की वैल्यू निकालूंगा तो 7 से कितना हो जाएगा 7 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 14। अब अगर पुत्र की वर्तमान आयु पूछते तो अपन 14 लगाते थे, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखा करो पूछा क्या है कि 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से 19 हो जाएगी। पुत्र की आयु 19 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये डी में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये किसका है, टेग्नोमेट्री का सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्रोच करेंगे। आपको पूछा है अक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, आपको अक्स दे रखा है। अक्स क्या दे रखा है, मतलब आपको अगर अक्स स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, बोथ साइड क्या कर दूंगा मैं, होल स्क्वायर कर दूंगा। अगर मुझे वाई स्क्वायर निकालना है तो इधर भी क्या कर दूंगा, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, इसका भी क्या कर दूंगा मैं, होल स्क्वायर निकाल दूंगा। तो अगर इसका होल स्क्वायर निकालूंगा तो यहां से मुझे बता दो क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता होगा, बहुत बार बता दिया, तो यहाँ पर मैं नहीं बताया। देखो ए स्क्वायर करोगे तो ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी टेन स्क्वायर थीटा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। प्लस टू ए बी होता है ना, तो टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। समझ में आया। यहां से मैं वाई स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो मतलब ए टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस बी क्या है यहाँ पर, ये है, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। इतना पता लग गया तो मुझे से बता दो, अब मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसमें से ये घटाना है। अगर इसमें से ये घटाऊंगा तो यहाँ पर देखो इसमें से ये घटाऊंगा मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसमें से ये घटाऊंगा तो ए स्क्वायर दोनों में से ये घटेगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में। मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। समझ रहे हो, एक स्टेप में आगे लिख के दिख रहा हूँ। अगर इसमें से माइनस करूंगा तो ये देखो बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस बचेगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये दोनों बराबर है, माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे बता दो, एक चीज पता होगा कि आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और देखो ये इसका उल्टा ही है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये तो हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 1 मतलब माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, इसका रिजल्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। इसमें क्या लगा, इसमें कुछ भी नहीं लगा। आप अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बता देता हूं, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। अगर जिसको ये फॉर्मूला आता है तो वो इजिली इसको करेगा। और एक ये लग रहा है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लग रहा। इजिली आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक स्विमिंग पूल को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में दो पाइपों से भरा जाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खाली स्विमिंग पूल में खोला जाता है। कुछ समय बाद पहले पाइप को क्या क्या कर दिया, कार्य करना बंद कर दिया। शेष स्विमिंग पूल को 18 मिनट में भर दिया जाता है। पहले पाइप ने कितने समय के बाद कार्य करना बंद कर दिया, ये बताना है कि कितने समय बाद में पहले पाइप ने बंद कर दिया, वो टाइम बताना है। सबसे पहले मुझे इसे बता दो, जो ए पाइप है वो 20 मिनट में भरता है, जो दूसरा पाइप है वो कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। यहाँ से एलसीएम तो आपको इजिली दिख रहा है, कितना दिख रहा है यहाँ से 60। यहाँ से एफिशिएंसी बताओ मुझे कितनी हो जाएगी। अगर मुझे एक ही एफिशिएंसी बताओगे तो देखो इसमें 20 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2। दोनों की एफिशिएंसी पता लग गई। अब बोला है कि दोनों पाइपों एक साथ खोला जाता है, तो एक साथ खोलेंगे मतलब ए प्लस बी भरेंगे, मतलब 5 भरेंगे। अब कितने मिनट तक भरेंगे, कुछ समय बाद, मतलब आपको नहीं पता, तो वो समय मान लो कितना है, अक्स है, मतलब इन्होंने अक्स समय में इतना भर दिया। अब क्या बोल रहा है कि ए को बंद कर दिया जाए, मतलब अब ए नहीं भरेगा, कौन भरेगा, ओनली फॉर बी भरेगा। कितनी एफिशिएंसी, 2 एफिशिएंसी से। और कितने मिनट तक भरेगा, 18 मिनट तक भरा। 18 मिनट के बाद में क्या हो गया, वो पूरा भर गया। पूरा भर गया मतलब टोटल वर्क हो गया, 60 के बराबर हो गया। देखो यहाँ से कितना हो गया, 5x प्लस 18 दूनी 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। इसमें से माइनस कर दो, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। 60 में से 36 माइनस करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 24। तो अक्स की वैल्यू निकालना है, 24 में आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ से ऊपर नीचे दो से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 10, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 4.8 मिनट। कितना हो जाएगा 4.8 मिनट बाद में इस टैंक को क्या करा होगा, कार्य करना बंद कर दिया होगा। कौन सा टैंक, ए टैंक। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। 22 में देखो एक चोर एंड पुलिस वाला सवाल है कि एक पुलिस ने एक चोर को 162 मीटर की दूरी पर देखा, मतलब डी आपको कितना दे रखा है, 162 मीटर। अब बोला है, जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है, चोर भागने लगता है, चोर की गति, चोर को मैं लिख रहा हूं सी, इसकी गति दे रखा है 11 मीटर पर सेकंड।
एंड जो पुलिस की गति दे रखा है मेरे पास कितना दे रखा है यहाँ से 14 मीटर पर सेकेंड। अब बता रहा है कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर पहले चोर कितनी दूरी भागा होगा ये बताना। एक चीज याद रखो, मान लो कि चोर इधर भाग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस इधर भागेगा, अपोजिट तो भाग नहीं सकेगा, इसके पीछे भागेगा मतलब सेम डायरेक्शन में भागेगा। सेम डायरेक्शन में भागेगा तो रिलेटिव स्पीड बताओ मुझे कितना हो गया, 14 - 11 कितना हो जाएगा यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टाइम पता लग जाएगा आपके पास, डिस्टेंस बाई का क्या कर दोगे, टाइम करोगे तो यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा बताओ मुझे। टाइम का आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 54 मीटर, 54 सेकंड, ठीक है। ये 54 सेकंड आ गया जिसमें क्या हो जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। मतलब इस टाइम में कितनी दूरी क्या तय करी होगी, चोर ने तय करी होगी, इसी टाइम में पुलिस ने तय करी होगी, क्योंकि तभी तो पकड़ा गया। तो देखो, डिस्टेंस क्या होती है मेरे पास, स्पीड इंटू टाइम, मतलब चोर ने इतने टाइम भागा होगा तभी क्या कर लिया होगा, तो अपने टाइम निकाल लिया। जब चोर की स्पीड इतनी है और इतने सेकंड भागा, 54 सेकंड भागा, मतलब उसने इतनी दूरी तय कर ली होगी, ठीक है। क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस निकालना होता है कि अपन को कितने दूर भागा होगा, वही तो निकालना है। तो इतनी स्पीड से भाग रहा है और इतने सेकंड भाग लिया, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्टेंस आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 594 मीटर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो, एकल छूट का एक फॉर्मूला होता है, आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो लेकिन इजी फ्रैक्शन है तो यहां से अपन फॉर्मूले से करेंगे। देखो, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। तो ये क्या होता है, एकल छूट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो, a की जगह 30 रख दो, b की जगह रख दो 35 माइनस 30 × 35 डिवाइड बाई 100। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से कितना हो जाएगा 65 माइनस कितना होगा, देखो 35 दिया 105 हो जाएगा और 1.5 डी लग जाएगा तो 10.5। तो यहाँ से माइनस करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 54.5% की क्या मिलेगी, एकल छूट मिलेगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। कोई धनराशि 20% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है मतलब ये अमाउंट दे रखा है आप लोगों के पास, उसी धनराशि पर उस दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। अब देखो, इसमें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बेसिक से बहुत बता दिया है, यहाँ पर ऐसी चीज समझो कि मुझे क्या बताना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो कई लोग क्या करेंगे, उसका धनराशि निकालेंगे, धनराशि की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर निकालने की। बाकी धनराशि निकाल के भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, 10-20 सेकंड क्या होगी, वेस्ट ही होगी। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसे बता दो, इफेक्टिव रेट क्या होती है साधारण ब्याज की, 20 × 3। तो मेरे पास जो ये हो जाएगा, ये टोटल ब्याज मिलेगा मेरे पास, कितना मिलेगा 60% मिलेगा। मतलब उस साधारण ब्याज पर अगर इतना अमाउंट हो जाता है तो टोटल ब्याज मिलेगा 60। मैं बोल लेता हूँ कि प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 100। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में वो ब्याज जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। समझ में आएगा, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया, आपको निकालना क्या है वो चीज भी देखो, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो वो 1 वर्ष के जो रेट तो 20 ही रहेगी, और 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास 20 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया, क्योंकि मैं यहाँ से इफेक्टिव रेट निकाल लिया। इफेक्टिव रेट मतलब क्या होता है, टोटल ब्याज ही तो होता है। देखो, रेट ये दे रखा, एक ईयर ये दे रखा, तो 20 × 1 करूंगा तो मुझे 20 की वैल्यू निकालना है। तो देखो, 31-20 दे रखा है, टोटल अमाउंट की वैल्यू दे रखा है, मुझे 20 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से चला जाएगा 10 टाइम, दो से कितना हो जाएगा 8 टाइम, 312, 8 से कितना चला जाएगा 39 टाइम, कितना हो जाएगा 39। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 39 × 10 कितना मिलेगा 390। तो 1 वर्ष के लिए जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 390, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, उसका व्यय बचत से 2% कम हो जाता है, तो बचत 10% बढ़ जाती है, उसका आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है ये बताना है। अब मुझे इसे बता दो, जब इनकम होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग, तीन टर्म होती है इसमें। अगर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, इनकम आ जाता है, ये पता होगा आप लोगों के पास। अगर ये पता है तो मुझे इसे बता दो, सेविंग अपने पास मान लेते कि 100 है, अगर सेविंग बचत 100 से 100% अधिक हो जाती है उसका व्यय, अगर बचत का अपन 100% अधिक कर देंगे मतलब इसका डबल कर देंगे, 100% मतलब जैसे मान लो कोई चीज ये एक है, अगर ये 100% बढ़ गई मतलब ये क्या होगी, इसकी डबल हो गई। जैसे मान लो 2 है, इसका इसका 100% बढ़ाना है तो कितना कर दूंगा मैं 4, मतलब कोई भी चीज डबल हो जाना मतलब 100% हो गई। अगर मेरे पास सेविंग 100 है, अगर ये 100% अधिक है मतलब जो एक्सपेंडिचर होगा मेरे पास कितना है 200 है, तो मेरे पास जो इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 300। इनकम कैसे आएगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग मेरे पास क्या आती है, इनकम आती है। समझ में आया। यदि उसका व्यय 2% कम हो जाता है, 2% कम मतलब कितना होता है 4, क्योंकि 200 का मैं 2% निकालूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4 कम हो जाएगा, तो 200 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 196। समझ में आया ये चीज। अगर ये चीज समझ में आ गया तो इस बोलो कि बचत 10% बढ़ जाती है, अगर सुपर में 10% बढ़ा दूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगी बचत, नहीं 110।
तो यहाँ से देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करोगे तो नई इनकम आपके पास आ जाएगी 306। तो बताओ इनकम कितनी परसेंट बढ़ी, 6 बढ़ गई। किस पर बढ़ेगी, 300 पर बढ़ेगी। परसेंटेज के लिए क्या लगा दोगे, 100। तो ये जो इनकम आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। तो आपके पास जो बचत बढ़ेगी वो कितनी, सॉरी इनकम बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी, 2%। लेकिन आप एक चीज देखोगे परसेंटेज में दिया हुआ ही नहीं है, इसको भी आगे लिखा हुआ है कि ये 2% हटाऊंगा तो डबल 0। तो यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो 0.02, इस परसेंटेज को ऐसे लिख रखा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब इसको सोल्व करना है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। मुझे इसमें डिवाइड करना है कि 99 की पावर 99 है प्लस 99 है और इसको डिवाइड करना है 100 से। मुझे से बता दो इसमें अगर इसका 100 का डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा। देखो 99 में आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना चला, मान लो कि एक बार चला गया, तो कितनी बार चला गया, 100 टाइम। मतलब कितना रिमाइंडर बचा आपके पास, -1 रिमाइंडर बचेगा। तो -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर 99 प्लस 99। अब देखो 1 की पावर कितनी भी हो, 99 हो तो वो क्या होती है, अगर सम होता तो पॉजिटिव आ जाता। क्या है यहाँ पर, ओड है, ओड है तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 99। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 98। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। कैसे करोगे, देखो ये डायग्राम दे रखा है आपको पहले से। एक वर्त की जीवा की लंबाई 24 दे रखा है। जब ये जीवा की लंबाई 24 दे रखा है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 12। ये कितनी हो जाएगी, 12। समझ आया। वर्त का व्यास आपको दे रखा है 40, मतलब ये रेडियस हो गई 20 हो जाएगी। ये कितनी दे रखी है, 20। वर्त के केंद्र से जीवा की दूरी बताना है, मतलब जो ओडी की लेंथ है वो बतानी है। तो आप चाहे ट्रेंगल ए ओडी ले लो, चाहे ओडी भी ले लो, कोई सा भी ट्रेंगल ले लो, उसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो आप ट्रेंगल ले लो ए डी ओ में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर क्या होता है, एओ का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो एओ का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ओडी का वैल्यू निकालना है। तो 400 प्लस 144 मेरे पास कितना हो जाएगा, 256। 256 किसका रूट होता है, 16। तो ओडी की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, 16। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये सवाल करना है आपको। ये सवाल कौन करेगा बताओ मुझे। आपको दे रखा है कोट थीटा, कोट थीटा दे रखा है अक्स बाई ए। जो कोट थीटा होता है आधार बटा लंब होता है। क्या यहाँ से आप कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर कितना दे रखा है, ए, ये स्मॉल ए, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर करूंगा प्लस यहाँ पर क्या करूंगा, अक्स स्क्वायर। अब मुझे से बता दो, अगर मुझे कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, रूट निकाल दूंगा। समझ में आया। अब देखो ये चीज दे रखा है आपके पास, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर अपॉन अक्स स्क्वायर। मतलब ए क्या है यहाँ पर, लंब है ना, तो यहाँ पर एल लिख दिया। और ये क्या निकाल लिया मैंने, कर्ण। तो ये कौन सी, जो साइन थीटा वाले में होता है ना कि लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन थीटा के बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि एल बाई के क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है। तो ये एल बाई के ही दे रखा है अपन को, तो एल बाई के की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन थीटा के बराबर होगी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ से परिवर्त की त्रिज्या बोला है। अब आपको एक चीज देखना आना चाहिए कि देखिए 16 दे रखा है, 30 दे रखा है, 34 दे रखा है। परिवर्त की त्रिज्या एक तो कौन सी होती है, आप लोगों को पता होगा, आर बराबर क्या होता है, ए बी सी 4 डेल होता है। ये नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्यों नहीं लगाएंगे, पहले सबसे पहले ये चीज चेक करो, मुझे इसे बता दो। ये देखो 16, 30 और 34, ये क्या राइट एंगल तो नहीं है, क्या ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा। लेकिन इतना बड़ा तो आप चेक नहीं कर सकते। चेक नहीं कर सकते, इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे, तो इसमें 2 × 8 लिख सकते हो ना। इसमें क्या लिख सकते हो, 2 × 15 लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो, 2 × 17 लिख सकते हो। लेकिन ये तो चेक कर सकते हो ना कि देखो 8, 15 एंड 17 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। मतलब ट्रिपलेट होता है मतलब राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा मतलब ये, समझ में आ रहा है। जिसमें ये परिवर्त की त्रिज्या दे रखी है, मतलब इसके चारों ओर एक वर्त है जिसकी अपन को रेडियस बताना है। मुझे से बता दो ये कितना हो गया अपने पास, 34 हो जाएगा। इसमें कोई सा भी हो जाएगा, एक 30, 16 हो जाएगा, एक 30 हो जाएगा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में परिवर्त की त्रिज्या चाहिए तो आपको क्या करना है, कर्ण का आधा कर देना है। कर्ण कितना है, इतना में, इसमें 34, इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो आपको जो परिवर्त की त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 17। बस इसमें एक ही चेक करना। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, इस फॉर्मूले से भी निकल के आ जाएगा। लेकिन अपन को इतना बड़ा क्यों निकालना है, सबसे पहले उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हीरो फॉर्मूले से, फिर इससे गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। जब अपन को ये चेक कर लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपन को हाइपोटेनस का तो हाफ करना है, तो बस इतना इजी करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पर पीएम और पीएन एक बाहरी बिंदु पी से वर्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखो। यहाँ पर मैंने एक तो सर्कल है, ये तो पता लग गया। जब एक सर्कल है तो बोला कि पी एक बाहरी बिंदु है, यहाँ पर मैंने पी बाहरी बिंदु बना दिया जिसमें पी एन और पी
एन, पी एम और पी एन एक बाहरी स्पर्श रेखा है, मतलब बाहर से स्पर्श रेखा कर रही है। एक तो ये हो गया पी एम बोल दिया यहाँ पर, और एक हो दिया पी एन। ये दो बाहरी स्पर्श रेखा हो गई, जिसमें एम और एन वृत्त के स्थित है। तो पी एम आपको दे रखा है कि वाई स्क्वायर माइनस 9 है, और पी एन है ये दे रखा कितना 55। एक चीज याद रखो मेरे पास, आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर, ये कोई सर्कल है, बाहर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट बाहर से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लेंथ होती है, जैसे मान लो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी होता है। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली कर दोगे। जैसे मैंने क्या बोला कि वर्त के बाहर कोई पॉइंट पी स्थित है जिसमें स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो दोनों जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से पी एम बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास पी एन हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू मेरे पास 55 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर में 9 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू निकालना है मेरे पास, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में मैंने ये टॉप 30 क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप थोड़ा सा बहुत सपोर्ट किया करो। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, और अल्टरनेट चलते रहेंगे। थोड़े दिन ये अपन न्यू क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़े दिन अपन पीवाईपी कर लेंगे, जिससे अपन मिक्स प्रैक्टिस होती रहेगी तो और कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।